Hello everyone, welcome to Lit Summary World. This is Jyoti Chaudhary and today we are going to do complete biography of Robert Frost. सबसे पहले हम इनका लाइफ स्पेन देख लेते हैं 1874 से लेकर 1963 तक और ये जो है एक अमेरिकन पोइट थे. लेट्स सी द अदर इन्फॉर्मेशन नाउ. सबसे पहले रॉबर्ट ली फ्रोस्ट ये इनका पूरा नाम है और इनके नाम के पीछे एक छोटी सी स्टोरी है वो आप सुन लीजिए ताकि आपको इनका नाम हमेशा याद रहे. रॉबर्ट जो है इनकी मदर ने इनको नेम दिया था बिकॉज इनकी मदर यहाँ देखिए इनकी मदर का नाम है इसाबेला मूडी एक स्कॉटिश इमिग्रेंट एंड टीचर ये स्कॉटलैंड की थी एक टीचर थी और ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थी एक स्कॉटलैंड के पोइट रॉबर्ट बर्न्स से. उनके नाम पर ही इनका नाम रखना चाहती थी दैट इज वाई इनका जो फर्स्ट नेम है रॉबर्ट वो इनकी मदर ने रखा है. देन इनके फादर विलियम प्रेस्कॉट ये एक जर्नलिस्ट थे और एक एडिटर थे ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे अमेरिकन सिविल वॉर में एक जनरल हुआ करते जनरल ली कर उनको बोलते थे उनसे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे और उनके ही नाम पर ये अपने बेटे का नाम रखना चाहते थे इसीलिए वहां से इन्होंने रॉबर्ट का जो है मिडल नेम पिक किया दैट इज वाई इनका जो मिडल नेम इनके फादर ने दिया रॉबर्ट ली फ्रोस्ट इनका पूरा नाम हो जाता है ऐसे. एंड नाउ was one of the most celebrated American poet. ये एक अमेरिकन पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट और सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है यहाँ पर पोइट ऑफ न्यू इंग्लैंड इनको पोइट ऑफ न्यू इंग्लैंड बोला जाता है. इन्होंने इंग्लैंड में जाकर काफी ज्यादा पोएम्स लिखी हैं और रूरल लाइफ को स्पेशली जो है काफी ज्यादा डिपिक्ट किया है अपने वर्क में. ये पॉइंट हमें याद रखना है दैट ही इज नोन एज पोइट ऑफ न्यू इंग्लैंड. नाउ ही वॉज बोर्न ऑन मार्च 26 1874 ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है. मार्च 26 1874 इन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया मीन्स कि इनका जन्म तो अमेरिका में ही हुआ था आप देखेंगे आगे कि फिर ये इंग्लैंड मूव कर जाते हैं एंड इवेंचुअली ये वापस फिर से अमेरिका भी आ जाते हैं. Now, his father died of tuberculosis in 1885 when Frost was 11. तो इनकी लाइफ में हम देखेंगे कि काफी ज्यादा ट्रेजेडीज हमें देखने को मिलती हैं और यहीं से जो है इनके सारे वर्क भी इन्फ्लुएंस्ड हैं. इनके जितने भी वर्क जितने भी पॉइम्स हम देखेंगे वो सारी आइसोलेशन की थीम को डिपिक्ट करती हैं या फिर काफी ज्यादा लॉस्ट की उसमें बात होती है फीलिंग ऑफ लोनलीनेस है ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी. रीजन क्या था कि इनकी जो लाइफ है वो काफी ज्यादा स्ट्रगलफुल रही है प्लस इन्होंने इतनी ज्यादा ट्रेजेडीज देखी है इतनी ज्यादा ये डेथ देखेंगे जिससे कि इनके सारे वर्क जो है ऐसी ही थीम्स की तरफ मूव कर जाते हैं. नाउ हम स्टार्टिंग यहीं से देख लेते हैं कि इनके फादर की डेथ हो जाती है जब इनकी एज सिर्फ 11 साल होती है ज्यादा एज नहीं होती है 11 साल की एज में आप एक छोटे बच्चे ही होते हैं. लिविंग द फैमिली डिस्ट्यूट विद ओनली $8 और देखिए फिर क्या था कि जब इनके फादर की डेथ होती है तो काफी ज्यादा कोई अमाउंट वो छोड़कर नहीं गए थे सिर्फ $8 जो है वो अपने पीछे छोड़कर गए थे जिससे कि इन्हें अपना गुजारा करना था. तो यहीं से इनकी लाइफ इन्फ्लुएंस्ड हुई और इन्होंने छोटी छोटी जॉब्स भी करनी स्टार्ट की हम देखेंगे आगे. देन दे मूव्ड टू लॉरेंस मैसाचुसेट्स टू लिव अंडर द सपोर्ट ऑफ हिज पेटर्नल ग्रैंडफादर. फिर ये अपने जो पेटर्नल ग्रैंडफादर इनके जो दादाजी हैं उनके पास मूव कर जाते हैं ताकि उनको कुछ सपोर्ट वहां से मिल सके अपनी फैमिली के लिए. नेक्स्ट इनकी एजुकेशन ग्रेजुएटेड लॉरेंस हाई स्कूल 1892 1892 में इन्होंने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया विद फ्यूचर वाइफ एलेनोर वाइट. तो इनकी जो फ्यूचर वाइफ बनेगी एलेनोर वाइट ये इनके साथ ही हाई स्कूल में पढ़ती थी. हालांकि इन्होंने यहाँ पर ही इनको प्रपोज किया था शादी के लिए लेकिन ये मना कर देती हैं और ये कहती हैं कि वो पहले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगी एंड उसके बाद ही वो शादी करेंगी एंड यही होता भी है. एंड देन अटेंडेड डार्टमाउथ कॉलेज 1892 में ये फिर कॉलेज में जाते हैं लेकिन 2 महीने बाद ही उसको छोड़ देते हैं. देन ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं लेकिन ये कुछ बीमारी की वजह से अपनी डिग्री जो है उसको भी बीच में ही छोड़ देते हैं. लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इनको जो है 1937 में ऑनररी डिग्री मिल जाती है. नाउ अर्ली जॉब्स ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इन्होंने एज अ टीचर न्यूज़पेपर डिलीवरी की है और फैक्ट्री वर्कर की तरह भी काम किया है बिकॉज इन्हें अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था. बहुत ज्यादा ये कोई लेविश या फिर रिच बैकग्राउंड से नहीं आते थे. पर्सनल लाइफ और इम्पैक्ट ऑन पोएट्री. नाउ पर्सनल लाइफ हमने थोड़ी सी तो ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि काफी ज्यादा चैलेंजिंग थी काफी ज्यादा ट्रेजेडीज इन्होंने देखी है और इन्हीं चीजों से इनकी जो पोएट्री है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है और काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है. So, Frost's personal life was fraught with tragedy and emotional challenges, often influencing his themes of isolation and loss. ये भी हमने ऑलरेडी देख लिया कि जो कॉमन थीम्स क्या थी आइसोलेशन की और लॉस की थीम्स इनकी पोएट्री में हमें देखने को मिलती हैं. नाउ इनकी मैरिज की बात करते हैं. मैरिड एलेनोर वाइट ऑलरेडी हमने पीछे इनका नेम देखा है.
याद रखिएगा वाइफ का नाम। इन 1895 में इनकी शादी हो जाती है। ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी कि हाई स्कूल में मिलती है, लेकिन डिले कर देते हैं मैरिज को जब तक कि वो अपना कॉलेज फिनिश कर ले। और फिर इनके 6 बच्चे होते हैं इनके साथ। इन 6 बच्चों में से भी क्या होता है कि सिर्फ 2 ही बच्चे, एक तो लेस्ली एंड एक एर्मा, ये दोनों ही सरवाइव करते हैं। बाकी जो चारों इनके बच्चे हैं उनकी डेथ इनके सामने ही होती है। तो यहाँ से जो ट्रेजेडी है वो कंटिन्यू रहती है। पहले इन्होंने अपने फादर की डेथ देखी एट अ यंग एज, फिर जब इनके खुद के बच्चे हो जाते हैं तो ये बैक टू बैक देखते हैं कि एक एक जो इनके बच्चे हैं 4, उनकी डेथ होती जाती है इनके सामने ही। एंड जो 2 बचते हैं उसमें से भी जो एर्मा है, ये इसको काफी ज्यादा मेंटल इलनेस थी, तो ये भी कुछ ना कुछ सफर ही करती रहती है अपनी लाइफ में। तो इस चीज से भी जो है फ्रोस्ट काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। नाउ वाइफ एलेनोर डाइड, अब इनकी वाइफ की भी डेथ हो जाती है इन 1938 हार्ट फेलियर की वजह से। प्लस इनको ब्रेस्ट कैंसर भी था, लेकिन इनकी जो डेथ है वो हार्ट फेलियर की वजह से होती है। देन इनके सिस्टर जेनी, इसकी भी डेथ हो जाती है 1929 में। तो देखिए इन्होंने कितना कुछ देख लिया, कितना कुछ इन्होंने लॉस देखा है। पहले इनके फादर की डेथ होती है, इनके बच्चों की डेथ होती है, इनकी वाइफ की डेथ होती है, इनकी सिस्टर की डेथ होती है। एंड देन होता क्या है लास्ट में, फ्रोस्ट एंड मदर हैड डिप्रेशन, तो इनको डिप्रेशन इश्यूज जो है स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं। इनकी मदर को भी और इनको खुद को भी। फैमिली फेस मेंटल हेल्थ इश्यूज। देखिए इतना कुछ अगर आप देख लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी मेंटल हेल्थ काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो ही जाती है। He inherited a farm in Derry, New Hampshire in 1900 where he lived until 1911। तो कुछ साल जो है ये यहाँ पर रहे हैं इस फार्म में। इन लेटर ईयर्स ही स्पेंड विंटर्स इन फ्लोरिडा, फिर ये फ्लोरिडा में रहे हैं अपने लास्ट के जो साल थे अपनी लाइफ के उस टाइम पर। ओइंग ए प्रॉपर्टी कोल्ड पेंसिल पाइन्स, ये इंपॉर्टेंट है, इस प्रॉपर्टी का नाम आपको याद रखना है। पेंसिल पाइन्स जो इन्होंने नाम रखा था अपनी प्रॉपर्टी का। और अपने जो लास्ट का टाइम इन्होंने यहीं पर गुजारा है। कहाँ पर थी? इन साउथ मियामी फ्रॉम 1940। नाउ इनका करियर, फ्रॉस्ट करियर बिगिन स्लोली। हिज फर्स्ट पोएम, अब इनकी फर्स्ट पोएम जो थी माय बटरफ्लाई एन एलिजी, ये इन्होंने सिर्फ $15 में जो है सेल कर दी थी। आज के टाइम पर इसकी काफी ज्यादा वैल्यू है, लेकिन उस टाइम पर इन्होंने सिर्फ $15 में अपनी जो ये पोएम है उसको पब्लिश करवा दिया था 1894 में। फ्रस्ट्रेटेड बाय अमेरिकन पब्लिशर्स ही मूव्ड टू इंग्लैंड, तो अमेरिका में जो है इनको इतना ज्यादा फेम नहीं मिल रहा था, इनके वर्क को इतना ज्यादा पहचाना नहीं जा रहा था। इसीलिए 1912 में ये क्या करते हैं, ये इंग्लैंड मूव कर जाते हैं। इंग्लैंड उस टाइम पर हम कह सकते हैं कि हब था, पोइट्स राइटर्स काफी ज्यादा जो है फ्लॉरिश हो रहे थे। तो इसीलिए इन्होंने सोचा कि मैं भी इंग्लैंड मूव करता हूँ और वहां पर जो है मेरा टैलेंट पहचाना जाएगा। एंड इनका जो ये डिसीजन है काफी ज्यादा ठीक भी साबित होता है। वहां पर जाकर ये अपना एक और पोएट्री कलेक्शन जो है पब्लिश करते हैं, अ बॉयज विल 1913 में। एंड देन नॉर्थ ऑफ बॉस्टन 1914 में। अगले ही साल एक और पोएट्री कलेक्शन अपना पब्लिश करते हैं, जो कि काफी ज्यादा जो है प्रेज गेन करता है फ्रॉम एजरा पाउंड एंड अदर्स एज वेल। एजरा पाउंड भी जो है एक काफी जाने माने राइटर है। एंड जो अदर राइटर्स थे वहां पर वो भी काफी ज्यादा इनके वर्क की सराहना करते हैं। रिटर्निंग टू यूएस इन 1915, फिर 2 साल बाद 1915 में वापस आ जाते हैं। कहाँ पर? अमेरिका में, यूएसए में। ही अचीव फेम एंड बॉट अ फार्म, अब इनको फेम मिल चुका है, ये सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो अब ये क्या करते हैं, एक फार्म खरीदते हैं इन न्यू हैम्पशायर टू सपोर्ट हिज राइटिंग, अपनी राइटिंग को सपोर्ट करने के लिए, और वहीं पर ही रहना भी स्टार्ट कर देते हैं। इन 1958 ही वॉज नेम्ड यूएस पोइट लॉरिएट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, 1958 में जो है ये यूएस के पोइट लॉरिएट भी बनते हैं। एंड 1961 में ही रिसाइटेड द गिफ्ट आउटराइट, ये पोएम जो है ये रिसाइट करते हैं एट जॉन एफ कैनेडीज इनॉग्रेशन। जॉन एफ कैनेडी कौन है? यूएस के प्रेसिडेंट थे ये। तो इनके इनॉग्रेशन पर जो है ये एक पोएम भी रिसाइट करते हैं, इनको बुलाया जाता है। मीन्स क्या है कि अब ये काफी बड़ी हस्ती बन चुके हैं, काफी ज्यादा फेमस हो चुके हैं। इनकी लाइफ जो है, इनका जो करियर है स्पेशली, वो अब स्टेबल हो चुका है। He visited the Soviet Union in 1962 to meet Nikita Khrushchev. I don't know the pronunciation properly. So ये 1962 में सोवियत यूनियन भी जाते हैं निकिता कुरुक्षेव से मिलने के लिए। नाउ पुलित्जर प्राइजेस, वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी अवार्ड इन्हें मिले होते हैं किसी भी राइटर को, किसी भी पोइट को, वो हमें पता होने चाहिए। और इनको तो 4 पुलित्जर प्राइज मिले हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है पुलित्जर प्राइज मिलना, और वो भी 4 बार मिलना। सो इनको कौन कौन से कब कब मिले हैं? 1924 में न्यू हैम्पशायर के लिए, 1931 में कलेक्टेड पोएम्स के लिए,
1937 में अ फर्दर रेंज के लिए एंड 1943 में अ विटनेस ट्री के लिए। अदर ऑनर्स क्या थे, इनको और क्या-क्या अवार्ड्स मिले हैं? कांग्रेचुनल गोल्ड मेडल इनको मिला है 1960 में एंड 40 प्लस ऑनररी डिग्री, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड इनको जो है 31 टाइम्स नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज के लिए भी। हालांकि इन्हें कभी भी नोबेल प्राइज नहीं मिला, ये कभी भी उसको जीत नहीं पाए हैं, लेकिन 31 टाइम्स नॉमिनेट होना इज अ रिकॉर्ड इन इटसेल्फ। और इनके जो एपिटाफ है, मीन्स जो इनके डेथ के बाद क्या लिखा गया था वहां पर, आई हैड अ लवर्स क्वेरल विद द वर्ल्ड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। मतलब इस पेज पर जितने भी पॉइंट है, जितने भी लाइन्स है, सारी हमें याद रखनी है, बहुत ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द लेसन फ्रॉम टुडे, तो ये यहाँ से द लेसन फ्रॉम टुडे से ये जो है लाइन ली गई है, आई हैड अ लवर्स क्वेरल विद द वर्ल्ड, इनके एपिटाफ पर ये लिखी गई है। नाउ इनकी डेथ कब हुई थी? जनवरी 29 1963 इन बॉस्टन, बरीड इन बेनिंगटन वेरमॉन्ट, इनको यहाँ पर भरी किया गया है। लेगेसी क्या है? नोन एज पोइट ऑफ न्यू इंग्लैंड, ये हमने देख लिया था। पॉइंट जो है देखिए दोबारा आया है बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको क्या बोला जाता है? पोइट ऑफ न्यू इंग्लैंड। मेड डीप आइडियाज सिंपल, इन्फ्लुएंस्ड पोइट्स लाइक सेमस हेने। तो काफी सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत ज्यादा जो पोइट्स हैं, जो यंग पोइट्स थे, वो काफी ज्यादा इनकी पोइट्री से इन्फ्लुएंस हुए हैं। और आज भी काफी सारे ऐसे राइटर्स और पोइट्स हैं जो इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। सो दैट इज वाई बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारे राइटर बन जाते हैं। नाउ कुछ इनके पोइट्री कलेक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है, सिर्फ नाम देख लीजिएगा। बॉयज विल, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, माउंटेन इंटरवल, न्यू हैम्पशायर, कलेक्टेड पोएम्स, अ फर्दर रेंज, अ विटनेस ट्री, स्टिपल बुश इन द क्लियरिक। मीन्स हमें सिर्फ नाम तो पता होने चाहिए, जिसमें से ये चार तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चारों को पुलित्जर प्राइज मिला है। तो इनका नाम तो हमें पता होना ही चाहिए, और अगर हो सके तो इनकी डेट भी याद कर लीजिएगा। इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है। 23, 30, 36, 42, तो अगर सीक्वेंस में भी याद करेंगे तो आराम से हो जाएगी। नाउ कुछ पोएम्स हैं जो हम थोड़ी सी डिटेल में करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियोस, जो बहुत ज्यादा रिपीटेडली पूछी गई है और बहुत ज्यादा फेमस है। वैसे तो देखिए इतनी ज्यादा पोएम्स है कि हम सारी करने बैठे तो पूरा साल निकल जाएगा, हो नहीं पाएंगे। इसीलिए हम सिर्फ इंपॉर्टेंट करेंगे। लाइक द रोड नॉट टेकन, ये तो हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में भी आती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंडिंग वॉल है, स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग, होम बरियल, काफी छोटी छोटी सी पोएम है और बहुत ही सिंपल है। अगर हम पढ़ने बैठेंगे तो एक दिन में आराम से करी जा सकती हैं। बट वन बाय वन आई विल हेल्प यू टू डू ऑल द पोएम्स इन डिटेल, तो ताकि बस एक बार आप पढ़ ले तो आपको पता होगी स्टोरी क्या, और इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम चार ऑप्शन में से एक आराम से पिक कर सकते हैं। ठीक है। देन बिर्चेस है, एप्पल पिकिंग, आफ्टर एप्पल पिकिंग है, एक्वेंटेड विद द नाइट, द गिफ्ट आउटराइट, फायर आइस, आउट आउट, डेजर्ट, प्लेसेस, डिजाइन, डायरेक्टिव। तो ये सारी पोएम्स हम वन बाय वन करेंगे, और इनमें से काफी सारी पोएम्स ऐसी हैं जो हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में आती हैं, तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे सारे एग्जाम्स के लिए। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल गए होंगे, आपको समझ आया होगा। ट्राई टू लर्न इट, वॉच द वीडियो 1 और 2 टाइम्स ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए और आप चीजें भूले ना। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर हेल्पफुल वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।